जय हिंद। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। और इससे पहले हम हमारा चल रहा है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इससे पहले आपने वीडियो जो है देखी होगी, पार्ट 1 वीडियो। ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हाइलम से हम शुरू करेंगे। और इससे पहले हमने पढ़ाया था ब्रोंकियल ट्री के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद है हाइलम। और हाइलम क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, लंग्स के कई सारे पार्ट होते हैं। एक कोस्टल एरिया होता है, एक मीडिया सरफेस होता है, मीडियल सरफेस, ठीक है, जो कि बीच में होता है। कोस्टल सरफेस जो चारों तरफ से ऊपर से, एक बेस होता है, एक एपेक्स एरिया होता है। तो ये जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस में एक ट्राइंगुलर एंट्री होती है, यानी कि एक ऐसा डिप्रेस्ड एरिया, मीडियल एरिया जो काफ़ी डिप्रेस्ड एरिया होता है, मतलब काफ़ी दबा हुआ एरिया रहता है। उस दबे हुए एरिया में एंटर करते हैं तुम्हारे ब्रोंकस जो होते हैं वो एंटर करते हैं, और आपकी ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। तो ये सब उसमें एंटर करते हैं। जहाँ से एंटर होता है उस एरिया को बोला जाता है हाइलम, जो कि ट्राइंगुलर होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से शेप होता है उसका, इस तरीके से, ठीक है। ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है। इस तरह से ट्राइंगुलर शेप का होता है, जिसको बोलते हैं हम हाइलम। यहाँ पर आपकी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकस जो है वहाँ से एंटर करते हैं। इसको बोलते हैं हाइलम। इसके ये जो है ट्राइंगुलर, इस तरीके से जो है ट्राइंगुलर बनता है, इसलिए इसको ट्राइंगुलर एरिया भी बोला जाता है। ये होता है हाइलम। फिर इसके बाद है प्लूरा। प्लूरा जो है लंग्स के ऊपर की कैविटी के बारे में है। जो लंग्स के ऊपर कैविटी पाई जाती है, जो कि प्रोटेक्टिंग लेयर होती है प्लूरा। द टू फ्लैटेंड क्लोज सेक्स फिल्ड विद द प्लूरल फ्लूइड, जो कि दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। उन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। वो प्लूरल फ्लूइड जो है प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जो फ्रिक्शन होता है, जब ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन जब होती है, ब्रीथिंग करते समय जो घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, उससे प्रिवेंट करता है, ठीक है। और बाकी प्रोटेक्शन का काम करता है। देन इसके बाद ये जो प्लूरा है उसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं। जो आउटर लेयर रहती है उसको बोलते हैं पैराइटल, जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं विसरल। पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। उस प्लूरल स्पेस में फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। जो प्लूरल कैविटी रहती है जिसमें सीरस फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में। और हाइलम जो है रिफ्लेक्टेड बिकम द विसरल प्लूरल, यानी कि पूरा वहां तक, हाइलम तक जो है एक्सटेंड करता है, यानी पूरा कोस्टल सरफेस वगैरह, एपेक्स, बेस, सब जगह जो है पूरी कैविटी रहती है, पूरा फुल कवरिंग रहती है। किससे? प्लूरा से, ठीक है। प्लूरा से कब उसकी रहती है, इस तरीके से पूरी की पूरी क्या है, कवर रहती है। तो ये जो लेयर देख रहे हैं आप, ये थोरैक्स है, थोरैक्स की कैविटी, इंटरकोस्टल स्पेस मसल्स हैं, इंटरकोस्टल स्पेस के बीच स्पेस में मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। और इनके बाद है यहाँ पर ये लंग्स। तो लंग्स की जो सबसे इनर लेयर रहेगी, ठीक है, जो कवरिंग है उसके ऊपर, किसकी? प्लूरा की जो कवरिंग है उसके सबसे ऊपर आउटर लेयर किससे कनेक्ट है? यहाँ थोरेसिक केस से, थोरेसिक कैविटी से जो कनेक्ट है उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। और जो लंग से कनेक्ट रहेगी वो होगी आपकी विसरल लेयर, ठीक है। ये जो दो लेयर है, इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या है, एक स्पेस रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। उस प्लूरल कैविटी में रहता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है लंग्स। लंग्स में जो है ये एपेक्स वाला पार्ट हो गया, ये जो बेस वाला पार्ट हो गया। ये पूरे के पूरे लंग्स को जो है बोलते हैं कोस्टल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं मीडिया सरफेस, मीडियल सरफेस, ठीक है। लंग्स आर द टू voluminous cone shape organ occupy the most of the thoracic cavity, leaving the small space out of the heart। यानी कि थोड़ा सा जो है हार्ट के लिए यहाँ पर नॉच पाई जाती है, यानी कि हार्ट के लिए स्पेस छोड़कर बाकी पूरे थोरेसिक कैविटी को जो है कवर करके रखता है। यानी कि पूरे थोरेसिक कैविटी में क्या रहता है, पूरे पूरे लंग्स जो हैं एक्सटेंड करके रहते हैं। अच्छा, ये जो लंग्स हैं इसमें एपेक्स के बारे में बताया। एपेक्स जो कि सबसे ऊपर वाला पार्ट है, फिर नीचे वाला जो कॉन्केव रहता है वो बेस है। कोस्टल सरफेस द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब ऊपर का जो कॉन्वेक्स सरफेस रिलेटेड टू द कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स और वो जो कार्टिलेज वगैरह से सबसे कनेक्ट रहता है ऊपर से। इसमें जो है लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि राइट साइड का लंग्स और लेफ्ट साइड के लंग्स में देखा जाए तो लेफ्ट साइड के लंग में 2 लोब्स पाए जाते हैं और राइट साइड में 3 लोब्स पाए जाते हैं। राइट साइड के लंग्स में 3 लोब्स रहेंगे और राइट और लेफ्ट साइड के लंग्स में 2 लोब्स रहेंगे। उन लोब्स को डिवाइड करने के लिए बीच में फिशर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। ये जो ऑब्लिक फिशर है दोनों लंग्स में पाया जाता है,
और ऑब्लिक फिशर जो है इनको दो लॉब्स में डिवाइड करता है। लेकिन राइट साइड के लंग्स को में ऑब्लिक फिशर के अलावा एक हॉरिजॉन्टल फिशर भी पाया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल फिशर जो है, जो अपर लोब है, उसको दो पार्ट्स में और डिवाइड करता है। इसलिए राइट साइड के लंग्स जो है 3 लोब्स में डिवाइड होते हैं और लेफ्ट साइड का लंग्स जो है 2 लोब्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, मीडियल सरफेस या मीडियास्टेनियम सरफेस, जहां पर क्या पाया जा रहा है आपका हाइलम। ठीक है, जिसमें से क्या एंट्री हो रही है, ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन और ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल और नर्व की सप्लाई वहीं से होती है। ठीक है, ये वाला जो अंदर वाला एरिया रहता है ये है आपका कॉस्ट मीडियल सरफेस। इसमें क्या पाया जा रहा है, जो है हाइलम। ठीक है, और ये ऊपर का जो सरफेस है इसको क्या बोल रहे हैं, कॉस्टल सरफेस। नीचे का ये जो कॉन्केव सरफेस है इसको क्या बोल रहे हैं, बेस। ऊपर का जो एपेक्स कोन जैसा सरफेस है उसको क्या बोल रहे हैं, एपेक्स। ठीक है, ये ऑब्लिक फिशर हैं, दोनों में पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट में ऑब्लिक फिशर पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि इंफीरियर और सुपीरियर लोब में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ जो है 2 फिशर्स पाए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक ऑब्लिक फिशर, जिसकी वजह से राइट साइड का लंग्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, सुपीरियर लोब, मिडियल लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में 2 फिशर 3 लोब, 1 फिशर 2 लोब। ठीक है, anterior border is the straight and anterior border of the interrupt by the cardiac notch। ये anterior border क्या मतलब है, anterior border का मतलब है ये जो आगे का border है, ये देखिए यहाँ पर ये completely सीधा आ रहा है, यहाँ पर ये थोड़ी सी नॉच पाई जा रही है। ये नॉच पाई जा रही है हर्ट की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर्ट सिचुएटेड, मीडियास्टेनियम जो स्पेस होता है उसमें हर्ट प्रेजेंट होने की वजह से हर्ट की नॉच रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये स्पेस पाया जाता है, इंटरप्ट रहती है कार्डिक नॉच की वजह से। ठीक है, लार्जर एंड हैवियर वेट अबाउट 700 ग्राम्स, और ये जो है थोड़ा सा स्मॉलर होता है, बिकॉज जो नॉच रहती है ना उतना एरिया कम हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा छोटा, मतलब लाइट वेट रहता है, स्मॉल नहीं, छोटा नहीं होता, बस थोड़ा सा उसमें वेट जो है कम रहते हैं, यानी कि उसमें एल्वुलाई कम मिलते हैं, तो ये लगभग 600 ग्राम का रहता है। ठीक है, बाकी शॉर्टर एंड बॉर्डर एंड लॉन्गर। अब उसके बाद है हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स। हिस्टोलॉजी ऑफ द लंग्स का मतलब है लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई हैं उनमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है उसकी टिश्यू लेवल पर उसका क्या स्टडी है। टिश्यू लेवल पर उसकी जो 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, पहली सेल्स को बोलते हैं नीमोसाइट टाइप 1 और नीमोसाइट टाइप 2। जो नीमोसाइट टाइप 1 है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, और बाकी नीमोसाइट टाइप 2 जो है वो एक सीरस फ्लूइड जो है रिलीज करते हैं, जो कि अंदर जो एल्वुलर सैक होता है उस पर उसकी सरफेस एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट जो है रिलीज करते हैं। ठीक है, जो सरफेस टेंशन डिक्रीज करते हैं, किसके, सरफेस टेंशन को, क्या कि जिससे कि वो कोलैप्स ना करें। जो सरफेस टेंशन बढ़ता है उसको कम रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो फैले ना उसके सरफेस टेंशन को, यानी जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन ना हो, टीयर ना हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है नीमोसाइट टाइप 2 जो कि क्या कर रही है, सरफेक्टेंट रिलीज कर रही है, और ये एक इनर लेयर बनाती है जो कि अंदर से एल्वुलर सैक जो रहती है, एल्वुलर सैक उसकी सरफेस टेंशन को कम करने का काम करती है। ये जो बीच बीच में जो ग्रीन कलर के हैं ये हैं मैक्रोफेजेस, एल्वुलर मैक्रोफेज, जो एल्वुलाई के अंदर मैक्रोफेज पाए जाते हैं वो। और उसके बाद ये है आपकी एक सिंगल लेयर में सिंगल सेल नीमोसाइट टाइप 1। नीमोसाइट टाइप 1 सेल्स हैं जो कि कैसी हैं, आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स हैं और सिंगल सेल्स होती हैं। तो 2 तरह की सेल्स हैं, नीमोसाइट टाइप 1 और नीमोसाइट टाइप 2, 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये बीच बीच में ये कट है, ये है आपका ब्लड वेसल्स। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में कौन पार्टिसिपेट करता है, टाइप 1 एल्वुलर नीमोसाइट टाइप 1 टाइप की सेल्स जो हैं किसमें हेल्प कर रही हैं, गैसियस एक्सचेंज में, और बाकी जो टाइप 2 हैं वो सिर्फ सरफेक्टेंट रिलीज करते हैं और किसी काम में नहीं। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि ब्लड कैपिलरी, वो भी सिंगल लेयर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी सिंगल लेयर और इसकी सिंगल लेयर जो है दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जो कि डिफ्यूजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा कम होता है, जैसे ऑक्सीजन का अगर कंसंट्रेशन और प्रेशर कम है तो उधर ज़्यादा से कम की तरफ हो जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर
ब्लड वेसल्स में ज़्यादा है और एल्वुलाई में कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चली जाएगी, और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन जो एल्वुलाई में ज़्यादा है वो ब्लड में आ जाती है। इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल जो है लंग्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ से ये आपका एपिग्लॉटिस से शुरू हो रहा है, हायोइड बोन है, एपिग्लॉटिस हायोइड बोन, फिर उसके बाद थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के बाद क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज से लेकर करीना तक ये तुम्हारा ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया के बाद बाइफर्केशन होने के बाद राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस राइट ब्रोंकस के फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं, इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो प्राइमरी डिवीजन, सेकेंडरी डिवीजन, टर्सरी डिवीजन, 23 टाइम्स टाइम जो है डिवीजन होते होते लास्ट में बनती है एल्वियोलाई, जो कि रेस्पिरेटरी जोन में आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी जोन का मतलब है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, उस रेस्पिरेटरी जोन में जो एल्वियोलाई है वहाँ पर हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। और एल्वियोलाई में दो तरह की सेल्स मिल रही है, जिसमें कैसी सेल मिल रही है, एक न्यूमोसाइट टाइप 1 और उसमें मिल रही है न्यूमोसाइट टाइप 2। न्यूमोसाइट टाइप 1 जो है गैसियस एक्सचेंज करने के लिए है और न्यूमोसाइट टाइप 2 सरफेक्टेंट रिलीज कर रही हैं। इससे पहले जो ये ब्रांचेस हैं, ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस हैं, उनमें जो सेल्स पाई जा रही है, अगर उसकी हिस्टोलॉजी देखा जाए तो उसमें क्यूबॉइडल सेल्स है, और यहाँ पर जो ब्रोंकाइज है वहाँ पर लॉन्ग कॉलमनर सेल्स हैं, और उससे पहले जो है सीलिएटेड लॉन्ग कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड सेल्स हैं। ठीक है, ट्रेकिया में इस तरीके से इनकी हिस्टोलॉजी रहती है। ये पूरा रिब केज है, इस रिब केज में दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल कोस्टल मसल जो हैं हमारे ब्रीथिंग करने में हेल्प करती हैं। साथ के साथ जो डायफ्राम होता है वो भी ब्रीथिंग में हेल्प करता है। ब्रीथिंग का मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, आगे ब्रीथिंग को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों की बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या करते हैं कि ये वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए यही हेल्प करते हैं। ठीक है, और दोनों ही, डायफ्राम भी कैसा रहता है, कौन सी मसल्स का बना हुआ है, स्केलेटल मसल का, और इंटरकोस्टल मसल किसकी बनी हुई है, वो भी स्केलेटल मसल की बनी है। और स्केलेटल मसल्स की एक खासियत होती है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, यानी कि उनमें एक्साइटेड होने की पावर होती है, यानी कि उनमें गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है। अगर उनको स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, है ना, रिएक्शन देंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो मेन फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन करना, लेकिन रेस्पिरेशन के अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्शन मतलब सूंघने का काम, दूसरा है वोकलाइजेशन यानी कि बोलने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल, जो भी डस्ट वगैरह आती है लंग्स में ना जाए उसके लिए भी, उसका भी फंक्शन का काम करते हैं, और डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है, एसी हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं, और मैक्रोफेजेस होता है तो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, म्यूकस उसमें रिलीज होता है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा है। मेंटेन ऑफ द वाटर बैलेंस, जब ज़्यादा अगर लंग्स में वाटर वगैरह रहे तो वहाँ से वेपराइजेशन के थ्रू वाटर का जो है कंटेंट भी कम किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्योंकि वहाँ पर लंग्स में जो कैपिलरीज हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड की सप्लाई रहती है, तो लंग्स में जो वार्म एयर आती है उससे गर्म, पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसको गर्म करने का काम वहीं से होता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, जो बॉडी टेम्परेचर वहाँ से रेगुलेट भी किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस भी किया जाता है उसी से। ठीक है, जो कि एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस वहाँ से होता है। एंटीकोगुलेंट फंक्शन, एंटीकोगुलेंट फंक्शन जो है उसमें भी काम करता है। जो एंटीकोगुलेंट में आपका जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन, वो रिलीज होता है कहाँ से, लंग्स से। ठीक है, एंटीकोगुलेंट फंक्शन वो है। सीक्रेट ऑफ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो एंजाइमी सीक्रेशन कहाँ से हो रहा है, लंग्स से होता है। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी। सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन सब्सटेंस, यहाँ से एक एरिथ्रोपोएटिन और रेनिन, मतलब एरिथ्रोपोएटिन, रेनिन नहीं होता, रेनिन जो है किडनी से रिलीज हो रहा है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी रिलीज होता है। ठीक है, बाकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से कई सारे फंक्शंस जो हैं कलेक्टिवली यहाँ से फंक्शन होते हैं। इसके बाद है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक के कुछ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का मतलब है ऐसे रिफ्लेक्स जो कि लगता है कि कोई डिसीज है या डिसऑर्डर है, कोई बीमारी हो गई लेकिन बीमारी नहीं, वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जैसे कि कफ होना,
जनरली क्या होता है कि खांसी हो गई तो यार बीमार हो गया, वो बीमार नहीं है, वो क्या है उसका प्रोटेक्टिंग रिफ्लेक्स है जो कि एक्टिवेट हुआ है, जिससे कि उसका क्या है कि उसकी लंग्स के अंदर कोई पार्टिकल चला गया होगा उसके लंग्स में, ट्रेकिया में या ओरल नेजल कैविटी में, तो उसको बाहर निकालने के लिए उसको क्या है कफ रिफ्लेक्स हो रहा है। कफ इज द प्रोड्यूस मेनली द इरिटेंट एजेंट। कोई भी इरिटेंट एजेंट जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है तब हमें कफिंग होती है। स्नीजिंग भी तभी होती है अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर वो ट्रेकिया तक है यानी कि फेरिंग्स तक है तो कफिंग होगा, और अगर वो ट्रेकिया में चला गया है या ट्रेकिया में जाने वाला है तब उस कंडीशन में स्नीजिंग रिफ्लेक्स होता है। ठीक है। सोलोइंग रिफ्लेक्स क्या है? सोलोइंग रिफ्लेक्स है जब हम खाना खाते हैं तो उस समय के लिए क्या होता है हम सांस नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि एपिग्लोटिस जब हम खाना खाते हैं कोई भी चीज़ निगलते हैं तो हमारी एपिग्लोटिस से जो विंड पाइप है यानी कि ट्रेकिया है उसको क्या कर दिया जाता है क्लोज कर दिया जाता है, तो वहाँ पर कोई भी जो एयर होती है वो हमारे ट्रेकिया में नहीं जाती जितने टाइम हम सोलोइंग करते हैं। ये उसका रिफ्लेक्स है जिससे कि खाना हमारे ट्रेकिया में ना जाए, फूड पाइप जो फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में ना जाए, उसके लिए एपिग्लोटिस क्या होता है फ्लैप बंद हो जाता है। तो वो जो प्रिवेंशन है यानी कि अरेस्ट ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग द सोलोइंग इज द कॉल्ड सोलोइंग एपेनिया या डिग्लुटेशन एपनिया। एपनिया मतलब सांस ना लेना, ठीक है, और डिग्लुटेशन मतलब सोलोइंग। तो उस डिग्लुटेशन के टाइम पर सांस ना लेना क्या कहला रहा है? डिग्लुटेशन एपनिया या अरेस्ट हो जाना, ब्रीथिंग ऑफ अरेस्ट। फिर उसके बाद है ब्रीथिंग वेंटिलेशन। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन इज द रिदमिक प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू और आउट ऑफ द लंग्स टू enable gas exchange with the internal environment primarily to the remove carbon dioxide and taken in oxygen। यानी कि हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर एयर का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और उस अंदर आने वाली एयर के साथ ऑक्सीजन का अंदर आना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, यानी कि एयर का लंग्स के अंदर आना और बाहर निकलना। बाहर निकलने को एक्सलेशन कहते हैं और एयर के अंदर आने लंग्स के अंदर आने की प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, और एक्सलेशन का दूसरा नाम एक्सलेशन और एक्सपायरेशन, दोनों तरीके से उसको बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल पर मिनट, यानी कि एक रेस्पिरेशन के लिए एक बार इनहेल किया फिर उसके बाद एक्सहेल किया फिर इनहेल किया फिर एक्सहेल किया, तो ये चीज जो बार बार रिपीट होती है इनहेल फिर एक्सहेल फिर इनहेल फिर एक्सहेल, ये क्या है हर बार होती है। तो ये एक साइक्लिक क्रम में होती है और ये पर मिनट जब होती है यानी कि एक मिनट में कितनी बार हमने इनहेल किया फिर एक्सहेल किया यानी कि 1 ब्रीथ, और ऐसे हमने करते करते एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं तो वो निकल आता है हमारा ब्रीथिंग रेट निकल आता है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट मतलब एक मिनट में हमने कितनी बार ब्रीथ किया, और ब्रीथ करने का मतलब है कि हमने कितनी बार मतलब एक बार इनहेल किया एक बार एक्सहेल किया, दैट्स कॉल्ड 1 ब्रीथ। और ऐसा ही हमने एक मिनट में कितनी बार रिपीट किया तो वो हमारा हो गया ब्रीथिंग रेट। Fetal lungs are non-function, so during the intrauterine life, the exchange of gases between the fetal blood, mother's blood occurs through the placenta। Fetal life जब रहती है intrauterine life में किसी भी फीटल के जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तब उस कंडीशन में जो जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू। आफ्टर द फर्स्ट ब्रीथ, ठीक है ना, आफ्टर द फर्स्ट बर्थ, ठीक है, तो जो फर्स्ट बर्थ के बाद जो पहली ब्रीथ आती है यानी फर्स्ट ब्रीथ, ठीक है ना, आफ्टर द फर्स्ट ब्रीथ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि एक बार जब आफ्टर बर्थ जो फर्स्ट ब्रीथ होती है यानी पहली बार जब सांस लेता है तब से लेकर जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है वो तब तक उसका क्या रहता है? रेस्पिरेटरी प्रोसेस चालू रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, रुकता नहीं। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द रेस्पिरेशन अकर्स ओनली द एट डेथ, जब मरता है तभी रेस्पिरेशन बंद होता है, दैट इज अ वाइटल साइन। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट डिफरेंट इज, न्यूबॉर्न में जो रेस्पिरेटरी रेट रहता है वो ज़्यादा रहता है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न बेबी उनकी जो रेस्पिरेशन रहता है वो एक मिनट में 30 से 60 बार ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और चाइल्ड होल्ड में जो है ये 20 से 40 बार जो है ब्रीथ करते हैं, और अगर वहीं एडल्ट में देखा जाए तो 12 से लेकर 16 तक मैक्स 20 तक, इससे ज़्यादा ब्रीथ नहीं करते, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा ब्रीथ कर रहे हैं तो उनको जो है हाइपर ब्रीथिंग हो रही है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है ज़्यादा
वेंटिलेट करना या ज़्यादा ब्रीथिंग करना। और हाइपो वेंटिलेशन का मतलब होता है कम सांस लेना। तो अगर 12 से कम लेंगे, कोई भी सांस ले रहा है 1 मिनट में 10 बार या 9 बार सांस ले रहा है, 6 बार ही सांस ले पा रहा है, तो मतलब हाइपो वेंटिलेशन है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। और अगर कोई 20 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है तो वो मतलब ज़्यादा सांस ले रहा है, बार बार सांस ले रहा है और मैक्सिमम सांस ले रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। नॉर्मल वेंटिलेशन जो है वो कितना होता है एडल्ट का, 12 to 16 होता है। अगर वो 20 भी है तभी उसको क्लिनिकली नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है प्रोसेस, उसको समझते हैं कि जो एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, एनवायरमेंटल जो प्रेशर है 760 mmHg, ये एनवायरनमेंट में जो एयर है उसका क्या है, प्रेशर है। वो प्रेशर जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर रहता है उससे हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर का अगर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू बाहर एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, तो जो एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो ऐसा करने के लिए कि लंग्स के अंदर प्रेशर को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि लंग्स के अंदर का वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता है। लंग्स के वॉल्यूम को अगर बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके पीछे क्या है, सिंपल साइंस है। इसके पीछे देखिए, ये देखिए, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और अगर प्रेशर वॉल्यूम को बढ़ाने पर, ठीक है, और अगर वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को कम करने पर प्रेशर बढ़ने लगता है और वॉल्यूम को ज़्यादा करने पर प्रेशर घटने लगता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रेशर को कम करना है। ठीक है, प्रेशर को क्या करना है, कम करना है, जिससे कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लंग्स के अंदर एयर आने लगे। और लंग्स के अंदर एयर लाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, इनहेलेशन। यानी कि इनहेल करने के लिए, एयर को इनहेल करने के लंग्स के अंदर का प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और लंग्स के अंदर के प्रेशर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लंग्स का जो डायफ्राम होता है, जो कि अपनी नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में डोम शेप का है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। उसके कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। यानी कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन करने से डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। और साथ के साथ जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन कराना होगा, जिससे कि रिब केज का भी एरिया बढ़ जाए। तो रिब केज बढ़ेगा तो लंग्स को फैलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल पाएगी, जिससे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और लंग्स का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एयर नेजल कैविटी से होती हुई ट्रेकिया, ट्रेकिया से होती हुई लंग्स के अंदर आ जाएगी। तो ये फिनोमेना रहता है। तो इस फिनोमेना के लिए दो चीज़ रेस्पॉन्सिबल रहती हैं, पहला है डायफ्राम, दूसरा है इंटरकोस्टल मसल। इससे पहले मैंने तुरंत अभी बताया था कि इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों ही किसके बने होते हैं, आपके स्केलेटल मसल के बने होते हैं। और स्केलेटल मसल की एक खासियत है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जब उनको स्टिमुलेशन मिलता है। तो स्टिमुलेशन देने का काम कौन करेगा, हमारा ब्रेन। तो ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर में 3 सेंटर एरिया पाए जाते हैं। पहला है आपका रिदमिक सेंटर, दूसरा है आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एक है एपनियटिक सेंटर। जिसमें से रिदमिक सेंटर जो है सिग्नल भेजेगा, इम्पल्स भेजेगा किसको, डायफ्राम को। और कहाँ भेजेगा, इंटरकोस्टल मसल्स को। जब इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को स्टिमुलेशन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उनके कॉन्ट्रैक्शन होने से उनकी शेप चेंज हो जाएगी। यानी कि जो हमारा रिब केज है वो एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। और एक्सपेंड करने से लंग्स का जो रिब केज है, रिब केज का एरिया जो है, वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा। लंग्स को फैलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगी। और जो डायफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम डोम शेप से कैसा हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। फ्लैटेंड होने की वजह से उसको नीचे की तरफ भी फैलने के लिए लंग्स को एरिया मिलेगा। तो लंग्स का वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब उनको सिग्नल देने के लिए कौन कह रहा है, ब्रेन में। तो वहाँ पर रिदमिक सेंटर में वो स्पेशलाइज रहता है कि उसको सिर्फ रिदम में एक जो है सिग्नल भेजते रहना है। फेरेनिक नर्व के थ्रू वो सिग्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को भेजते रहते हैं। वहीं उल्टा अगर देखें इसका,
एक्सलेशन करने के लिए, अब एयर अंदर तो आ गई, अब उसको बाहर भी निकालना है। अंदर आकर क्या करेंगे कि एयर एक बार जब अंदर आ गई तो ये एयर कंडक्टिंग जोन से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, रेस्पिरेटरी जोन में। रेस्पिरेटरी जोन में कौन है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में अब उस एयर का किया क्या जाएगा, एल्वियोलाई क्या करेंगे, उसमें फिर गैसियस एक्सचेंज करने का काम करेंगे। गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। और गैसियस एक्सचेंज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड से निकलकर वो पहुंच जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन ज्यादा थी वो पहुंच जाएगी आपके ब्लड वेसल में। अभी आगे देखेंगे कि कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन जो एयर है रेस्पिरेटरी जोन में पहुंचने के बाद जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड वेसल से निकलकर एल्वियोलाई में आया है और ऑक्सीजन निकलकर जो ब्लड में पहुंची है, अब एल्वियोलाई के अंदर देखा जाए तो अल्टीमेटली ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो डेड एयर थी, डेड एयर वो एयर जो कि पार्टिसिपेट नहीं की गैसियस एक्सचेंज में, वो सब क्या है, डेड एयर। वो डेड एयर एक्सलेशन करने के लिए बाहर निकाली जाएगी। अब लंग से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सिंपल फिनोमेना जिसकी वजह से हमने एयर को अंदर लिया था। एयर को अंदर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, लंग्स के अंदर का प्रेशर हमको कम करना पड़ा था, तो एयर हमारी बाहर से अंदर आ गई थी। अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि लंग्स के वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा जिससे कि प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है, तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम अगर कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम प्रेशर इतना करना पड़ेगा कि बाहर के जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उससे ज्यादा करना पड़ेगा। और बाहर का प्रेशर कितना है, 760 mmHg, उससे हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा करना पड़ेगा, 763 mmHg अगर हम कर दें लंग्स के अंदर का, तो वो जो लंग्स के अंदर एयर है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर अब कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर, और बाहर का प्रेशर हो गया कम। तो एयर कहाँ चली जाएगी, अंदर से बाहर चली जाएगी। लंग्स के से निकलकर कहाँ पहुंच जाएगी, ट्रेकिया, ट्रेकिया से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से नोज, और नोज से बाहर निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्सलेशन। अब इसको करने के लिए हमें क्या जरूरी था कि लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम था उसको कम करना है। अभी क्या था, हमने यहाँ पर इनहेलेशन में क्या किया था, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज किया था, जिससे क्या हो गया था, लंग्स के वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर क्या हो गया था, कम। अभी हमको क्या है, प्रेशर बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को कम करने के लिए इंटरकोस्टल मसल्स की फिर से हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे हेल्प लेंगे कि इंटरकोस्टल मसल्स को अब कोई सिग्नल ही मत दो, तो वो क्या करेंगे, अपने रेस्टिंग पोजीशन में आएंगे। सेम डायफ्राम को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन हुए, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन हो जाएंगे। और रिलैक्स्ड कंडीशन में जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप का होता है। ठीक है, अपनी रेस्ट पोजीशन में आएगा तो डोम शेप का बनेगा, इस तरीके से डोम शेप का बनेगा। ठीक है, ऐसा डोम शेप का बनेगा। ये ऐसा डोम शेप का हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जब इनहेलेशन कर रहे थे तब वो कैसा हो गया था, फ्लैटेंड हो गया था। अभी कैसा हो जाएगा, डोम शेप का। ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है, डोम शेप का हो जाएगा। डोम शेप की होने की वजह से क्या हो जाएगा कि लंग्स का जो अंदर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ने लगेगा। साथ में जो रिब केज जो एक्सपेंड किया था वो भी अपना रिलैक्स कंडीशन में आएंगी मसल्स, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंड हुआ था वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में आएंगे, पुरानी पोजीशन में आएंगे। जब थोरेसिक कैविटी, तो जो थोरेक्स है वो अपना रेस्टिंग पोजीशन में आएगा, जिससे लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, किसका, थोरेक्स का, और उससे वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। यानी कि उसका जो दबाव पड़ने की वजह से उसका प्रेशर, उस पर जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर उन पर दबाव पड़ेगा और उनका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर जो है बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, ये डायफ्राम जो है नॉर्मल कंडीशन में, अगर लंग्स में इंटरनल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के बराबर रहे तो लंग्स जो है कोई ना इनहेलेशन होगा ना एक्सहेलेशन होगी। जब एयर इन आने के लिए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का जो प्रेशर है वो क्या होने लगे, कम होने लगे। लंग्स का इंटरनल प्रेशर कैसा रहेगा, कम हो जाएगा। और जब एयर को आउट करनी है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाएगा और लंग्स का इंटरनल जो इंटीरियर प्रेशर है वो क्या है, हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ये वही है अलग अलग, ये लेटरल व्यू है कि ये फ्लैटेंड हो गया, यहाँ पर ये डोम शेप का हो गया, प्रेशर कम हो गया। ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा हुआ। इसके लिए रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में, मतलब हमारे ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम है, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर पाए जाते हैं। तो जो पोन्स है
ठीक है ना। और जो पूरे के पूरे जो ब्रेन में पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, एमओ मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, तो इनमें क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दोनों जगह पाया जाता है, ठीक है। और वो कंट्रोल करता है किसको, पूरे के पूरे हमारे रेस्पिरेटरी, यानी कि रेस्पिरेशन को, ब्रीथिंग को और आपके वेंटिलेशन, एक ही चीज़ है, ठीक है। उन तीनों को क्या करता है, मतलब कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि एक तो पाया जाता है आपका पॉन्टीन रेस्पिरेटरी ग्रुप यानी कि पीआरजी, जिसमें कि दो पाए जाते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपनियटिक सेंटर, ये पाया जाता है पॉन्स में। और मेडुला ऑब्लंगेटा में पाया जाता है आपका रिदमिक सिटी सेंटर, जो कि दो ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इनसे मिलकर बना हुआ है। तो जो मेडुला में ये जो दो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वीआरजी और डीआरजी हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो इनको बोला जाता है रिदमिक सिटी सेंटर, ठीक है। तो रिदमिक सिटी सेंटर हमारा कहाँ पाया जा रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। बाकी के दो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपनेटिक सेंटर वो पाया जा रहा है पोन्स में। रिदमिक सिटी सेंटर का काम है इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को क्या कराना, पॉजिटिव दिख रहा है यानी कि उनको सिग्नल भेजना, ठीक है। और इंटरनल कोस्टल मसल्स को कौन भेज रहा है यहाँ पर, वीआरजी। वीआरजी क्या कर रहे हैं, इंटरनल कोस्टल मसल को जब हमें एक्सपायरेशन करना होता है तो इंटरनल कोस्टल मसल्स को सिग्नल जाता है और वो जो है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सटर्नल मसल हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो रिलैक्स कर रही होती हैं और डायफ्राम भी रिलैक्स कर रहा होता है। सिर्फ सिग्नल किसको जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स को, जिससे क्या होता है कि वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में आता है और उसका वॉल्यूम कम होता है, लंग्स का एक्सपायरेशन करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वीआरजी है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक्सपायरेशन के लिए, और यहाँ पर ये जो डीआरजी है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनहेलेशन के लिए। नॉर्मली ये है क्वाइट रेस्पिरेशन। क्वाइट रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हम रेस्पिरेशन पर ध्यान नहीं दे रहे, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं रेस्पिरेशन पर ध्यान दे रहा हूँ, मेरी रेस्पिरेशन चल रही थी, आप इतनी देर से पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आप रेस्पिरेट कर रहे थे यानी कि इनहेलेशन कर रहे थे, एक्सहेलेशन। जब आप ध्यान नहीं दे रहे थे तब जो आप रेस्पिरेट कर रहे थे, इनहेल कर रहे थे, एक्सहेल कर रहे थे, उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्वाइट रेस्पिरेशन। उस क्वाइट रेस्पिरेशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है आपका, डीआरजी और वीआरजी। डीआरजी वीआरजी को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रिदमिक सिटी सेंटर। ये रिदमिक सिटी सेंटर अपना कोऑर्डिनेशन के साथ आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करवाता रहता है। लेकिन यहीं अगर हमको अपनी इच्छा अनुसार सांस लेनी हो यानी कि इंस्पायरेशन करना हो, इंस्पायरेशन के लिए क्या है कि हमको सांस अंदर खींचनी पड़ेगी, तो इंस्पायरेशन करने के लिए कौन सा सेंटर है, एपनियटिक सेंटर। एपनियटिक सेंटर क्या करेगा, हमें इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल यानी फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने के लिए एपनियटिक सेंटर होता है। क्या होता है, एपनियटिक सेंटर। जैसे कि हमको मुझे सांस लेनी, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा था अभी, एपनियटिक सेंटर ने। तो एपनियटिक सेंटर ने जैसे ही मैंने इनहेल किया तो उसको फोर्सफुली अपनी इच्छा अनुसार, तो उसको कंट्रोल किसने किया, एपनियटिक सेंटर ने। और फिर मैंने अपने आप ही रिलैक्स कर दिया यानी कि छोड़ दिया। अगर मुझे छोड़ते समय उसको रोकना होता कहीं पर, ठीक है, या खींचते समय यानी कि इंस्पायरेशन करते समय उसको कहीं रोकना होता, तो उसके लिए क्या करते, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का क्या करता है कि जो एपनियटिक सेंटर है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इनहिबिटरी सेंटर है किसका, एपनियटिक सेंटर का। एपनियटिक सेंटर इंस्पायरेशन के लिए, फोर्सफुली इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, फिर से समझो। रेस्पिरेटरी, रिदमिक रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि कहाँ मौजूद है, मेडुला ऑब्लंगेटा में, वो क्या कर रहा है हमारा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी कि क्वाइट रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद आता है एपनियटिक सेंटर जो कि फोर्सफुली इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या कॉन्शियस इंस्पायरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इंस्पायरेशन, अब एक्सपायरेशन के लिए कौन है, एक्सपायरेशन के लिए कोई नहीं। एक्सपायरेशन के लिए क्या है कि यही जो वीआरजी है ये एक्सपायरेशन कराएगा, ठीक है। अगर हमें फोर्सफुली एक्सपायरेशन कराना है तो उसको हमें छोड़ देना है, उसके लिए क्या जरूरी है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर उसको एक्सपायरेशन कराएगा ही कराएगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं यानी फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुली जब इंस्पायरेशन करेंगे तो उसको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर रोकने के लिए, थोड़ा सा रोकने के लिए, ज़्यादा रोकने के लिए, किसी भी पॉइंट पर रोकने के लिए एपनियटिक सेंटर से जाने वाले सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। उसको ब्लॉक करने के लिए न्यूरोटॉक्सिक सेंटर है,
समझ में आया? यानी कि इनिबिटरी किसका है? इनिबिटर है। एपनेटिक सेंटर का इनिबिट कौन करता है? नीमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को किसी भी पॉइंट पर रोकने के लिए कौन है? नीमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। नीमोटॉक्सिक सेंटर यहां से आने वाले सिग्नल को भी ब्लॉक कर सकता है और एपनेटिक सेंटर से जाने वाले सिग्नल को भी ब्लॉक कर सकता है। यहां से वीआरजी से जाने वाले सिग्नल क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एक्सपायरेशन के लिए। और एपनेटिक सेंटर से जाने वाले सिग्नल्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फोर्सफुली इंस्पायरेशन के लिए। डीआरजी से जाने वाले सिग्नल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इंस्पायरेशन के लिए, क्वाइट रेस्पायरेशन के लिए। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फोर्सफुली इंस्पायरेशन को रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि एपनेटिक सेंटर उसी को तो रोकेगा। आगे बढ़े, इस तरीके से सिग्नल जाते हैं। अदर फैक्टर द इन्फ्लुएंस द रेस्पिरेशन, और कौन कौन से सिस्टम हैं जो रेस्पिरेशन को रोकने में काम करते हैं? जैसे कि लिम्बिक सिस्टम है, ब्लड प्रेशर सिस्टम है, टेम्परेचर है, पेन है, इरिटेंट द एयरवे है, या स्ट्रेचिंग ऑफ द स्पिंचर मसल, यानी कि कोई भी एनल स्पिंचर मसल होती है वो भी उसमें कंट्रोल करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम होता है हमारा ब्रेन में। इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ द वेंटिलेशन, यानी कि अगर हमें डीप वेंटिलेशन करना है डेप्थ में और हमको इंक्रीज करना है, यानी कि रेस्पिरेटर को क्या इंक्रीज करना है, यानी कि ज़्यादा तेजी से सांस लेना है, तो लिम्बिक सिस्टम कैसे काम करता है? मान लो कि किसी की पुरानी याद आ गई, एकदम से कोई पुरानी घटना याद आ जाती है तो सांसें तेज से लेना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है? लिम्बिक सिस्टम में मूड स्विंग, एंजाइटी, इन सब से वो सब लिम्बिक सिस्टम का पार्ट रहता है। यादें जितनी भी रहती हैं वो सब लिम्बिक सिस्टम का पार्ट, तो वो कंट्रोल करता है हमारी रेस्पिरेशन को, हार्ट रेट को भी, कई चीज़ों को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम। ब्लड प्रेशर कैसे करता है? ब्लड प्रेशर ऐसे करता है, वहाँ पर पाया जाता है ब्लड प्रेशर में बैरो रिसेप्टर, ये पाया जाता है कैरोटिड आर्टरी में। कैरोटिड आर्टरी के जहाँ पर साइनस होता है, कैरोटिड साइनस पाया जाता है, वहाँ पर बैरो रिसेप्टर पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड में जब प्रेशर ज़्यादा है या कम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको सेंस करने के लिए होता है। वहाँ पर रिसेप्टर होता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है, यानी कि वो उसको देखता है कि प्रेशर ज़्यादा है ब्लड वेसल में, आर्टरीज में, ऑर्टा में, या प्रेशर कम है कैरोटिड आर्टरी में। तो आर्टरी का अगर प्रेशर ज़्यादा है या कम है, ये सारे सिग्नल नेगेटिव फीडबैक किसको जाता है? थैलेमस को, ठीक है, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस वहाँ से फिर सिग्नल भेजेगा कि इसको रेस्पिरेटरी सेंटर्स को भेजेगा और फिर उसके हिसाब से जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं? डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज द रेस्पिरेशन। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो उसके रेस्पिरेशन को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से काम करता है। टेम्परेचर, इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर वाइल द इंक्रीज द रेस्पिरेशन, ठीक है। जब बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उस हीट को लॉस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेट करना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हवा बाहर निकले और हीट जो लॉस है, मतलब हीट को बाहर निकाला जाए, गर्म हवा को बाहर से बाहर फेंका जाए, ठीक है, जिससे क्या टेम्परेचर कम हो रहा है बॉडी का। पेन में, द सडन सीवियर पेन कॉज द एपनिया, एपनिया मतलब सांस नहीं, यानी कि एपनियाटिक अरेस्ट आ जाता है, यानी कि सांस नहीं ले पाता, ज़्यादा पेन होता है तो सांस नहीं आते। इरिटेशन ऑफ एयरवे लीड द कफिंग एंड स्नीजिंग, अगर कोई भी इरिटेंट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर आता है तो गले तक अगर है वो, यानी कि फेरिंग्स तक है, लैरिंग्स तक है, ओरोफेरिंग यानी फेरिंग्स तक भी है, तो उसमें कफिंग आएगा। अगर उसके बाद अगर है, यानी कि ट्रेकिया में जाने की पॉसिबिलिटी है या ट्रेकिया में इंस्पायरेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो वहाँ पर स्नीजिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी एनल स्पिंचर मसल्स हैं, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। जब स्पिंचर जो रहते हैं उनको में जब सिग्नल जाता है तो वो सिग्नल भी हमारे रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स रहते हैं ना, वहीं से, वहाँ पर कई सारे सेंटर्स पाए जाते हैं, तो वहीं से निकलकर सिग्नल जा रहे होते हैं, तो वो सिग्नल पूरे के पूरे जो जितने भी मसल्स होती हैं उन सबको कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी भी इंस्पायरेशन बढ़ जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से। फिर उसके बाद आता है गैसियस एक्सचेंज, ह्यूमन गैसियस एक्सचेंज। ये कहाँ हो रहा है? हमारा एल्वियोलाई में, रेस्पिरेटरी जोन में। रेस्पिरेटरी जोन बना हुआ है तुम्हारा एल्वियोलर सैक और एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एल्वियोलर एल्वियोलाई। उस एल्वियोलाई में हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। जब ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट पंप करके कहाँ पहुँचता है? लंग्स में, और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है, तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई तक जब रेस्पिरेटरी जोन तक ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, तो वहां पर आने वाली जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा, ठीक है। तो उसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, प्रेशर कितना होता है, 104 mmHg ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, और वहीं CO2 का प्रेशर होता है 40 mmHg। तो O2 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई है उसमें O2 का जो वो है प्रेशर है वो कितना है, 40 mmHg। तो प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ रहता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू 104 से ब्लड ऑक्सीजन कहाँ आने लगेगी, ब्लड वेसल्स में आने लगेगी। और वहीं CO2 का प्रेशर जो है 45 है, और ये एल्वियोलाई के अंदर जो है 40, तो ये जो CO2 है वो जाने लगी एल्वियोलाई में। तो यहाँ पर ये गैसियस एक्सचेंज होने लगता है, तो CO2 निकल कर आ जाती है एल्वियोलाई में, और O2 निकल कर आ जाती है आपकी कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल यहाँ पर कैपिलरीज, क्योंकि पूरा कैपिलरीज का जाल रहता है, एल्वियोलाई के ऊपर जो है पूरा पूरा क्या रहता है, कैपिलरीज का जाल रहता है, वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। सिंगल लेयर एल्वियोलाई होती है, ये एल्वियोलस जो है सिंगल लेयर होती है, ठीक है, एपिथेलियल सेल की, और ये भी जो है सिंगल लेयर रहती है एंडोथेलियल सेल से, और बीच में पाया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का ज़्यादा होने की वजह से O2 जो है किस में आ जाती है, ब्लड वेसल में, और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से CO2 चली जाती है एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई एयर में ये यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज ऐसे 3 ट्रिलियन जो लगभग एल्वियोलाई है उसमें इस तरह का गैसियस एक्सचेंज होता रहता है। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है O2 जो आई है, इस ब्लड को कैसा कर देती है, ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरी से, कैपिलरी बेड से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, आर्टरीज में, और वो वेन्यूल्स, मतलब वेन्यूल्स बोल सकते हैं वैसे तो, क्योंकि वहाँ से पल्मोनरी वेन्यूल्स आता है, वेन आती है, पल्मोनरी वेन, लेकिन अंदर जो है आर्टरी अगर हम बोले तो वो ज़्यादा सही वर्ड है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो रहती है, यानी वेन्यूल्स जो रहती हैं, वो वेन्यूल्स आगे जाकर वेन्स में बनती है। पल्मोनरी वेन जो है हार्ट को सप्लाई देता है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचता है, ये आपके एरोटा में, सॉरी एट्रिया में, और ये एट्रिया से आता है आपका वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से पंप होकर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेट होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो O2 का कंसंट्रेशन है, यानी पार्शियल प्रेशर है, वो होता है 95 mmHg, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg। तो जब ये पहुंचते हैं बॉडी के टिश्यूज में, अलग अलग सेल्स के पास पहुंचता है, तो सेल के पास ऑक्सीजन की होती है कमी, और वहां पर O2 का जो पार्शियल प्रेशर है सेल के अंदर वो होता है कम, और जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा, तो जिससे O2 क्या होता है, सेल के अंदर चला जाता है, और CO2 जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू जो CO2 बनना है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वो CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पाए जाने वाले CO2 से, ठीक है। तो CO2 का प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है सेल के, तो सेल से निकलकर वो कब पहुंच जाता है आपका ब्लड वेसल में, जिससे ब्लड वेसल का जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो हो जाता है 45, और O2 का रह जाता है 40 इसलिए रह जाता है क्योंकि 95 से जितना भी ऑक्सीजन था वो सब चला जाता है किसमें, सेल्स में, और सेल से बनने वाला जो CO2 है वो आ जाता है आपका ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में ये जो CO2 आया है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसकी वजह से हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो जाता है, डी मतलब कि अब वहाँ पर ऑक्सीजन की होगी कमी या नहीं है, वैसे तो कमी हो जाती है, होता नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो रहता ही। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि हर एक टिश्यू, पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में डाल दी, ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में डाल दी, और वहाँ से जितना भी ऑक्सीजन था ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, वो ऑक्सीजन निकाल कर सेल ने अपने यूटिलाइज कर लिया। तो सेल ने ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर लिया, CO2 को डाल दिया ब्लड वेसल्स में। अब वो ब्लड वेसल कैपिलरीज के थ्रू होते हुए, ब्लड कैपिलरीज से होते हुए कहाँ जाएंगे, वेन्यूल, और वेन्यूल से वेन, वेन से वेना केवा। वेना केवा की सप्लाई कहाँ आ रही है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा की सप्लाई कहाँ आ रही है, एट्रियम में। कौन से एट्रियम, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से वो निकलकर कहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से निकलकर सेमी लूनर वाल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से फिर पहुंच जाता है लंग्स में, और लंग्स से जहाँ से एंटर करता है उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से एंटर करेगी लंग्स में ब्रोंकाई के साथ साथ, तो वो आगे जाकर फिर से ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है,
किसकी? पल्मोनरी आर्टरी की। पल्मोनरी आर्टरी के बाद फिर आर्टियोल्स के बाद जो है आपका कैपिलरीज। तो वो कैपिलरी बेड जो है एल्वियोलाई के चारों तरफ रहता है, जहां पर फिर से गैसेस एक्सचेंज होता है। अभी ये ब्लड कैसा आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, जिसमें किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है, और वहीं ऑक्सीजन की उसमें कमी है, तो ऑक्सीजन फिर से उसमें आ जाएगी ब्लड वेसल्स में, कैपिलरी में, और जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 है बढ़ने लगती है और O2 जो है कम होने लगती है। इस एल्वियोलाई से वो एयर किसमें, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम और CO2 की ज्यादा है, वो डेड एयर के साथ जो है एक्सपायरेशन हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। तो इसलिए जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उसमें CO2 का जो प्रेशर रहता है, यानी कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जब इनहेल करते हैं, जब इंस्पायरेशन करते हैं, तो उसमें O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CO2। ठीक है, इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ से ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड और यहाँ से बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस तरीके से? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में किस तरीके से हो रहा है? ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। वहीं अगर CO2 का अगर देखा जाए, और लगभग ये 97% O2 का जो डिजोल्व है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। बाकी का जो 3% O2 है वो प्लाज्मा के थ्रू जो है हर एक सेल तक पहुंचेगा। अब हर एक सेल तक O2 जो CO2 है, मतलब O2 है, वो 97 O2 किससे पहुंच रही है? हीमोग्लोबिन के थ्रू। लेकिन CO2 के साथ थोड़ा उल्टा है। CO2 जो है कंप्लीटली, जो CO2 है ना, वो उसके साथ नहीं निकलती। CO2 जो है केवल करीब 27% जो CO2 है वो निकलती है CO2 एक्सपायरेशन यानी कि रेस्पायरेशन के थ्रू। बाकी की CO2 जो है कार्बोनेट के फॉर्म में किडनी के थ्रू निकलती है। ठीक है, जितना भी CO2 रहता है सेल से निकलने के बाद। रेस्पिरेटरी रेट यानी कि रेस्पिरेशन को नापने की जो मशीन रहती है उसको बोलते हैं स्पाइरोमेट्री। या इससे पहले जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वीनस ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर O2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। CO2 जो है कैसे निकल रही है? CO2 टिश्यू से निकली, टिश्यू से निकलकर वो डिजोल्व किस में हो रही है? ये पीला पीला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मा है, और ये रेड वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है आपकी RBC। यहाँ जो CO2 है ये डिजोल्व हो रही है प्लाज्मा में, और कुछ डिजोल्व हो रही है किसमें? आपके RBC के साथ बाइंड कर रही है। तो जो RBC के साथ जो बाइंड कर रही है CO2 वो बनाती है आपका कार्बन डाई हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बन डाई जो हीमोग्लोबिन है वो जो है चली जाएगी कहाँ पर? गैसियस एक्सचेंज के लिए। लेकिन कुछ CO2 किसके साथ? H2O के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बोनेट बनाती है, जो कि ब्लड यानी कि जो ये क्लोराइड पंप है, क्लोराइड पंप के थ्रू, क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू, क्लोराइड जो जितनी भी ये CO2 है, कार्बोनेट है, ये सब जो है ब्लड में आ जाती है, यानी कि प्लाज्मा में आ जाती है, प्लाज्मा के थ्रू किडनी के थ्रू बाहर निकलती है। यानी कि मैक्सिमम CO2 जो है किससे निकल रहा है? पानी के साथ मिलकर कार्बोनेट के फॉर्म में किडनी से निकल रहा है। केवल 27% जो है CO2 जो है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ डिसॉल्व होकर कहाँ पहुंच रहा है? गैसियस एक्सचेंज में। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर O2 देखा जाए तो 97% जो O2 है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर कहाँ पर आता है? सेल के पास। ठीक है, यहाँ पर जो O2 है एल्वियोलाई से निकलकर ये कहाँ पर आया? O2 हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स रहता है, तो यहाँ बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी होता है, 4 मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के साथ कैरी करते हैं। ठीक है, किसके साथ? RBC के अंदर, ये RBC है। और बाद में जाकर वो जब वो टिश्यू को देता है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अलग होकर ऑक्सीजन किसको चली जाती है? सेल को, तो अकेला बचता क्या? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर रहा है आगे चल के? CO2 के साथ, जो कि फिर से गैसियस एक्सचेंज में ये जो CO2 है, Hb और CO2 का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डिजोल्व होकर ये कहाँ जा रहा है? डिजोल्व हो रहा है कुछ तो CO2 के साथ, कुछ जो निकल रहा है एल्वियोलाई के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से निकल रहा है। यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन को दोनों को इसमें कंबाइन कर दिया है इस डायग्राम में। फिर इसके बाद है ये वीनस रिटर्न, सेम ही है, उसको अलग तरीके से समझाया है। ठीक है, स्पायरोमेट्री हमारा जो वो मशीन है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेटरी को नापते हैं, यानी कि कितना रेस्पिरेट करता है, यानी कि जो
12 से लेकर 16 तक जो रेस्पिरेटरी रेट है हमारा, उसको 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेट किया उसको नापने की मशीन रहती है, उसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री। ठीक है, इसी के साथ जब हम इंस्पायरेशन करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं तो वो जो लंग्स के अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, यानी कि कितना वॉल्यूम हमने सांस ली और कितना वॉल्यूम हमने सांस छोड़ी। तो कितना वॉल्यूम हमने सांस ली, कितना वॉल्यूम छोड़ी और कितना लंग्स के अंदर आ सकती है, वो होती है कैपेसिटी। और कितना हम छोड़ सकते हैं मैक्सिमम, वो भी कैपेसिटी है। यानी कि हमारी कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसको नापने का जो तरीका है वो है स्पायरोमेट्री के थ्रू, कि हम कितनी एक्सपायरेशन करते हैं, कितनी इंस्पायरेशन करते हैं, क्वाइट रेस्पिरेशन में हम कितनी छोड़ रहे हैं, या फोर्सफुली रेस्पिरेशन जब कर रहे हैं तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम किस तरीके से एक्सपायर कर रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम हम कर रहे हैं। तो एक होता है टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम और कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब है यहाँ पर कि टाइडल वॉल्यूम जो पहला है कि टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि हम क्वाइट रेस्पिरेशन यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पर कितनी एयर हम इनहेल कर रहे हैं, कितनी हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कितनी हमने इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया, जिसमें टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड होता है, और उतनी हमने एयर का वॉल्यूम जो है अपना इनहेल किया, वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सा है आपका, जो कि हमने कितनी जो है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर कितनी एक्सपायर की, यानी कि फोर्सफुली हमने कितना एक्सपायर किया फिर भी हमारे उसके बाद जो एयर बच गई, वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जो कि लगभग रहता है 1000 से लेकर 1100 तक। और इंस्पायरेटरी देखा जाए तो 3000 ml, 2500 से लेकर 3000 ml हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पायर मतलब कि इनहेल कर सकते हैं, 3000 ml तक हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उसमें 3000 ml तक क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद फिर भी जो रेस्ट अमाउंट जो बच जाता है, मतलब रेस्ट वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर बचता है कंप्लीटली रेस्पिरेट करने एक्सपायरेशन करने के बाद, वो बचता है रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कि फिर भी जो लंग्स में जो एयर रह जाती है उसको बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्साइल एक्सपायरेशन। यानी फोर्साइल मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम बच गया है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि करीब लगभग 1200 ml के समथिंग होता है। फिर उसके बाद है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर एंड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया हमने, जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो हमने सांस छोड़ी, फिर उसके बाद कितनी ज्यादा मैक्सिमम फोर्सफुली हमने इंस्पायरेशन किया, वो हमारा क्या कहला रहा है, टीवी और आईआरवी, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों को अगर हम मिला दें तो वो क्या बनेगा हमारा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि इतनी हम इंस्पायरेटरी यानी कि हम इंस्पायर कर सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। जैसे कि हमने सांस ले रहे हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी हम एक्सपायर कर दिए, यानी कि टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ हमने कितनी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम तो निकाला ही निकाला, साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को अगर मिलाते तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या कहलाता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब हमने नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उस नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद जितना हमने क्या निकाला, नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या निकालेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया। लेकिन यहाँ पर फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल कर रहे हैं, तो नॉर्मल में क्या निकलेगा, टीवी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम, उतना ही तो हम एक्सपायर कर रहे हैं नॉर्मली में। तो नॉर्मल वॉल्यूम एयर विल बी रिमेन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो इंक्लूडिंग ईआरवी प्लस आरवी, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को अगर मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी कि इतनी फंक्शनली हमारे लंग्स जो हैं फंक्शन करते हैं। ठीक है। एवरेज द 2300 ml। फिर उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर पर्सन कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्स इंस्पायरेशन, यानी कि कितनी ज्यादा हमने इंस्पायरेटरी मतलब कितनी ज्यादा हमने एयर जो है इंस्पायर्ड की, ठीक है ना, फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया है ना, कैन ब्रीथ आउट, यानी कि एक बार नॉर्मल हमने
सांस छोड़ी, उसके बाद कितना हमने एयर को लिया, तो वो हमारा क्या था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी था। उस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ही कोई हम बोल रहे हैं यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी, जिसमें इंक्लूड है ईआरवी, टीवी और आईआरवी, ठीक है। उसमें एक्सआरवी भी जोड़ दिया। अगर इसमें सिर्फ टीवी और आईआरवी होता तो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाती, लेकिन अगर उसमें ईआरवी भी जोड़ दे, क्योंकि वो भी तो वाइटल है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो वो तीनों को अगर इंक्लूड कर देंगे तो हमारा बनेगा वाइटल कैपेसिटी, यानी कि इतने हमारा वाइटल कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, हमारा टाइडल वॉल्यूम, हमारा फोर्सफुली इंस्पायरेटरी वॉल्यूम सब मिला दिया जाए तो हमारा बनता है टोटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल यानी कि पूरा लंग्स के जितना भी कैपेसिटी है वो बनती है लगभग 6000 ml, यानी कि 6 लीटर के समथिंग हमारी इंस्पायरेटरी टोटल कैपेसिटी होती है। डेड स्पेस, इसके बाद है डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या होता है, वो स्पेस हमारे लंग्स में जो कि रेस्पिरेटरी में हेल्प नहीं, यानी गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि ये इन द लंग्स रेफर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन ईच ब्रीथ डज नॉट पार्टिसिपेट इन द गैसियस एक्सचेंज। जब हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उसमें जो एयर हमारे कंडक्टिंग लंग्स कंडक्टिंग जोन में आ रही है, लेकिन रेस्पिरेटरी जोन भी जा रही है, लेकिन रेस्पिरेटरी जोन तक जाने के बाद वो हमारा पार्टिसिपेट नहीं किया, किसमें, गैसियस एक्सचेंज में, जो कि किसका है, रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है। कंडक्टिंग जोन में भी तो एयर रहेगी, यानी कि हमारा ट्रेकिया में भी कुछ एयर रहेगी, कुछ ब्रोंकाई में एयर रहेगी, कुछ उसके टर्मिनल ब्रोंकिस तक वहां तक जाएगी। तो वो जो एयर है जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया गैसियस एक्सचेंज में, वो सारी की सारी कैसी है, डेड एयर कहलाती है। उसी एरिया को क्या बोलते हैं, डेड स्पेस एरिया बोलते हैं, ठीक है, लंग्स का। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड दूसरा इज द कंडक्टिंग एयरवे, ठीक है ना, और एल्वियोलर डेड स्पेस। एल्वियोलर डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब है जो कंडक्टिंग एरिया है हमारा, जिसमें तुम्हारा नेजल कैविटी, फेरिंग्स, टेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, फिर उनके टर्मिनल ब्रोंकाइस, वो सारे के सारे कहलाते हैं हमारे एनाटॉमिकल डेड स्पेस। फिर उसके बाद जो रेस्पिरेटरी जोन है, उस रेस्पिरेटरी जोन में एयर तो आई, लेकिन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं किया, वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो कहलाती है एल्वियोलर डेड स्पेस। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो वो उसका सम्स क्या बनता है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस, टर्मिनल ब्रोंकाइस के बाद, टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद अगर उसमें एल्वियोलर, जो एल्वियोलाई है उसमें कोई गैसियस पार्टिसिपेट नहीं किया गैसियस एक्सचेंज में, तो वो एल्वियोलर डेड स्पेस। और एल्वियोलर डेड स्पेस और एनाटॉमिकल डेड स्पेस दोनों को मिला दें तो फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन का मतलब है इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर मूव इनटू द इन एंड आउट द एल्वियोलाई परमानेंट, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर कितनी एयर आई और कितनी एयर बाहर गई, सिर्फ एल्वियोलाई से, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम में से कौन निकाल देंगे, डेड स्पेस। जब हम क्वाइट रेस्पिरेशन कर रहे हैं इतनी देर से, तो हम 500 ml ले रहे थे, 500 ml छोड़ रहे थे, 500 ml इंस्पायर कर रहे थे, 500 ml एक्सपायर कर रहे थे, लेकिन वो जो 500 ml इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे थे, क्या वो 500 ml टोटल जो है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा था, नहीं। तो वो जो पार्टिसिपेट नहीं किया उसको हमने एनाटॉमिकल डेड स्पेस मान लिया, ठीक है, जो कि लगभग कितने बराबर है, 150 ml के। वो हमने माइनस कर दिया, किस में से, टाइडल वॉल्यूम में से, और उसको किससे गुणा कर दिया हमने, रेस्पिरेटरी रेट से। यानी कि 1 मिनट में अगर हमें निकालना हो कितना एल्वियोलाई में एयर गई थी, जो हमने टाइडल वॉल्यूम में जो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो 500 ml जा रही थी, उसमें से डेड स्पेस वाली एयर निकाल दी 150 ml, और उसमें 15 से गुणा कर दी, क्योंकि 1 मिनट में हमने 15 बार रेस्पिरेशन किया। अगर किसी ने 20 बार रेस्पिरेशन किया तो उसमें से 500 में से 150 घटाकर 20 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एल्वियोलर वेंटिलेशन निकल कर आएगा। मिनट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इट इज द टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। 1 मिनट में हमने कितनी बार रेस्पिरेशन किया, तो वो हमारा क्या निकल आएगा, मिनट वॉल्यूम, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमने कितनी बार ब्रीथ किया। और एक बार ब्रीथ करने पर हमने इंस्पायरेट किए फिर एक्सपायरेट किए, यानी कि इनहेल किए फिर एक्सहेल किए, तो ये हमारी एक ब्रीथ हो गई। इस तरीके से हमने कितनी बार ब्रीथ किया, हम 20 टाइम ब्रीथ करते हैं। और एक ब्रीथ में हमने जब नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, क्वाइट रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम को ले रहे हैं,
ठीक है, क्वाइट रेस्पिरेशन में। तो टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी, तो उससे क्या निकल आएगा हमारा मिनट वॉल्यूम निकल आएगा, जो कितना है लगभग 6000 ml, यानी कि 1 मिनट में लगभग 6000 ml यानी कि 6 लीटर एयर हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनट वॉल्यूम। एबनॉर्मल लंग साउंड, जैसे एबनॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं, मर्मरिंग साउंड होती है हार्ट में, इसी तरीके से लंग्स में भी अलग अलग तरह के साउंड आते हैं, जैसे कि वीजिंग साउंड आती है ना, सीटी बजने जैसी, किसी में क्रैकल साउंड आते हैं, क्रैकल साउंड जैसे खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है ना, इस तरीके की आवाज़ आती है, जैसे खिड़कियों में से जब एयर पास होती है तो वो खड़खड़ाने की जो आवाज़ आती है हल्की हल्की, वैसे जैसे कि एयर किसी सुनसान जगह से निकल रही हो, काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेस कहीं से गुफाओं में से जैसे निकलते, तो वो जो आवाज़ आती है वो क्रैकल साउंड हो गया। रॉन्की साउंड हो गया, जैसे कान के ऊपर ऐसे वो रख लो, क्या नाम है, गिलास वगैरह रखो तो एक अजीब से साउंड सुनाई देता है ना, ऐसा ये वाला जो साउंड है वो होता है रॉन्की साउंड। तो स्टीरॉयड साउंड, तो इस तरीके के अलग अलग जो है साउंड आते हैं, है ना, लंग्स से। वो सारे के सारे जो साउंड हैं अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं लंग्स की उसको दर्शाते हैं। जैसे मोस्ट लंग्स स्पेस, यानी कि अगर इस जो ट्रेकिया वगैरह है या ब्रोंकाई, उनका अगर स्पेस कम हो जाए, यानी कि जो ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब उनके जो बीच का जो एरिया है वो कम हो जाए, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसमें, या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसमें एरिया कम हो जाता है, ऊपर से उसमें म्यूकस आ जाता है, तो वो एरिया कम होने से तो खड़खड़ाने की आवाज़ आने है, वीजिंग साउंड है, सीटी जैसे बजने की आवाज़ आती है। ज़्यादातर ये होता है हमारा जब किसी को लंग्स का वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अस्थमा। तो अस्थमा में जो है ऐसा वीजिंग जैसा साउंड आने लगता है, ठीक है ना। और जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो उनमें अलग से साउंड आने लगता है, जैसे क्रैकल का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके के अलग अलग तरह के साउंड आते हैं, एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग पैटर्न होते हैं, कई तरह के ब्रीथिंग पैटर्न होते हैं, जैसे कि एपनिया होता है, टेकी एपनिया। टेकी एपनिया मतलब ज़्यादा तेजी तेजी से सांस लेता है कोई, है ना, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। जैसे ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया होता है, टेकीकार्डिया, टेकी एपनिया यानी कि ज़्यादा सांस लेगा। ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ब्रेडी एपनिया है, यानी कि उसका रेस्पिरेटरी रेट घट जाएगा। एपनिया का मतलब नो सांस, ठीक है, नो एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कोई सांस नहीं लेगा, तो वो क्या करता है, एपनिया। फिर है हाइपर एपनिया, यानी कि ज़्यादा सांस लेना, इंक्रीज द डेप्थ एंड रेट ऑफ द ब्रीथिंग, यानी कि रेट भी बढ़ रहा है और डेप्थ भी बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं हाइपर एपनिया। फिर उसी तरीके से होता है एपनियोस्टिक, यानी कि बीच बीच में प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बीच बीच में गैप आ जा रहा है, ठीक है। और ये साइन स्ट्रोक रहता है, यानी कि कभी सांस आ रही है, कभी ज़्यादा गहरी गहरी सांस आ रही है, बीच में सांस नहीं आ रही है, यानी कि इस तरीके का साउंड आ रहा है। सेम यही बायोट्स का रहता है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग रहती है, पैटर्न आता है वहाँ पर भी इस तरीके एबनॉर्मल हार्ट बीट भी रहती है, हार्ट वाले केस में भी। फिर उस आता है यही वही सेम ही है। इसके अलग अलग कॉजेज रहते हैं, जैसे कि फीवर में, एंजाइटी में, एपनिया और टेकी एपनिया ये देखने को मिलता है, ठीक है। या डिक्रीज पेशेंट द हेड इंजरी हो जाती है तो उसमें सांस चली जाती है। हेड इंजरी होने पर क्यों सांस चली जाएगी, क्योंकि हेड इंजरी अगर हुई है किसी को, मान लो उसका पोन्स या मेडुला ऑब्लंगेटा डैमेज हो गया, तो पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा अगर उसका डैमेज हो गया तो उसका रिदमिक सिटी सेंटर के अंदर तो सांस ही नहीं ले पाएगा, तो इसलिए उसमें कोई सांस नहीं आएगी, तो वो हेड इंजरी में ऐसा रहता है, ठीक है। बाकी हिकअप्स रहता है, जो हिचकी आती है, ऐसा नहीं कोई याद कर रहा तब हिचकी आती है, उसका क्या रहता है, हिकअप्स द सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन द डायफ्राम। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब एक होता है वॉलेंट्री, होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक और इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, यानी कि हम अगर इच्छा से उसे कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी मसल्स को तो वो होता है वॉलेंट्री, और जब हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं करते तो वो है इनवॉलेंट्री। तो डायफ्राम को हमारा ब्रेन कंट्रोल करते हैं, हम नहीं कंट्रोल करते। हम कब कंट्रोल करते हैं, जब हम पॉन्स से कंट्रोल करते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के थ्रू या एपनियाटिक सेंटर के थ्रू। जब रिदमिक सिटी सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है तब उस डायफ्राम को ऑटोमेटिकली अपना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। तो वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन अगर होने लगे, यानी कि अपने आप ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगे, तो हिकअप्स आने लगते हैं, यानी कि बार बार वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो फ्लैट होता है, फिर से डोम शेप में आता है, फिर फ्लैट होता है, फिर डोम शेप, तो उससे क्या है, हिकअप्स, हिचकियां आने लगती हैं, बार बार लंग्स को ऐसे करके स्क्वीज होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हिकअप्स। तो क्विक क्लोजर ऑफ द वोकल कॉर्ड, तो वोकल कॉर्ड क्या होता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, तो उसको बोलते हैं हिकअप्स। कब आता है, ईटिंग टू क्विकली, जब ज्यादा जल्दी से खाते हैं, या कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं उनको अगर हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, सोलोइंग एयर,
जैसे ईयर को हमने सोलो किया तब, या एक्सपेरिमेंटल या स्ट्रेस हो, ज़्यादा स्ट्रेस हो तब भी आने लगता है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या होते हैं कि सिप कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी पी के, होल्ड द ब्रीथ यानी कि थोड़ा सांस को रोके, जिससे कि उसमें जो लंग्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर थोड़ा रोका जाए यानी कि कंट्रोल किया जाए, जिससे कि रिदमिक सिटी सेंटर को पता चले कि भाई इसको आप अचानक से बार बार जो सिग्नल भेज रहे हो, इम्पल्स भेज रहे हो, वो इम्पल्स नहीं भेजनी है, कंट्रोल वे में भेजनी है, तो वो चीज़। और सोलोइंग ग्रेजुअली शुगर यानी कि सोलोइंग है, यहाँ पे गोलोइंग नहीं है, सोलोइंग है। सोलोइंग मतलब निगलना है, धीरे धीरे पानी को धीरे धीरे निगलना है। एंड जेंटली पुल आउट द टंग, और टंग को बाहर निकाल के एक बार जैसे हंसते भी है ना तब भी हिचकी जो है सही हो जाती है। इसके अलावा और भी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कफिंग और एक खांसी के बारे में बताया, यॉइंग होती है, जमाई आती है। तो जो यॉइंग होती है वो क्या करता है, जो डेड स्पेस एयर रहता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, बार बार रेस्पिरेशन और इंस्पिरेशन कर रहे हैं हम, क्वाइट रेस्पिरेशन चल रहा है, तो उसमें जो CO2 का कंसंट्रेशन है ना वो हमारे डेड स्पेस एयर में ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाने की वजह से तो ऑक्सीजन की हो जाती है कमी लंग्स के अंदर, और CO2 ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम एक डीप एक्सपायरेशन करते हैं जिसको बोलते हैं यॉइंग, ठीक है। डीप इनहेलेशन एंड स्टिमुलेशन द अनक्लियर, यानी अनक्लियर एयर जो है उसको क्लीनिंग करने के लिए। स्नीजिंग जो स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सलेशन द मसल, जब मसल्स को अचानक से एक्सहेल करना है तो उसको कहते हैं स्नीजिंग। हिकअप्स के बारे में अभी बताया। हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया मतलब है टिश्यू में ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना। ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना मतलब हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कम होना, हाइपोक्सीमिया टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया। और ब्लड की सप्लाई टिश्यू में कम पहुंचना, इस्कीमिया। ब्लड की सप्लाई अगर किसी टिश्यू में, जैसे कि मेरी उंगली में ब्लड कम पहुंच रहा है तो क्या है, इस्कीमिया। अगर मेरी उंगली में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, ठीक है, तो क्या है, हाइपोक्सीमिया, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा ना इसलिए कम होगा। लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर है फिर भी मेरे को ऑक्सीजन नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, हाइपोक्सिया, यानी कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। फिर उसके बाद है कार्बन डाई टॉक्सिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में अगर ज्यादा हो जाए ब्लड में तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का टॉक्सिसिटी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो उससे आपका एक तो हो जाता है एसिडोसिस हो जाता है, दूसरा ब्लर हो जाना, विजन ब्लर हो जाना, टंग में स्लरीनेस हो जाना यानी कि लड़खड़ा के बोलना, ये सारे बेहोशी वगैरह हो जाना, काफ़ी सारे सिम्टम्स होने लगते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग वगैरह। सिम्टम्स ऑफ द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन की भी टॉक्सिसिटी होती है। अगर ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ही भरपूर ली जाए, तो ये नहीं होता। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन अगर आ जाती है तो वो भी नुकसानदायक होती है। ऑक्सीजन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर ब्लड में आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी, जिससे क्या होने लगता है, विजुअल फील्ड लॉस होने लगता है, नियर साइटनेस हो जाती है यानी कि पास का नहीं दिखाई देता, ब्लीडिंग हो सकती है, फाइब्रोसिस होने लगती है, और ट्विचिंग होने लगती है, मसल्स में जो है ट्विचिंग होने लगती है, जैसे खिंचाव सा आने लगता है, ठीक है। सीजर्स आने लगते हैं, ऐसे कपकपाने लगेगी बॉडी, ठीक है, नीली पीली पड़ जाएगी बॉडी, पूरी ब्लूइश होने लगेगी स्किन जो है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होने लगती है। एक होता है सेंट्रल साइनोसिस, यानी कि साइनोसिस होता है, साइनोसिस में क्या है कि स्किन का ब्लूइश होना, जिसमें ईयर लोब्स है ना, टंग, लिप्स और ये नेल्स वगैरह ये सब क्या होते हैं, ब्लू होने लगते हैं। तो जब ये नेल्स वगैरह ब्लू होते हैं तो उसको पेरिफेरी साइनोसिस बोलते हैं, और जब टंग और ईयर लोब्स जब उसमें ब्लू होने लगते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है। ये ऑक्सीजन की कमी से भी हो जाते हैं, ठीक है। ट्रैकिस्टोमी। ट्रैकिस्टोमी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम, जब कोई व्यक्ति वेंटिलेट नहीं कर पा रहा है यानी कि सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ उसके डायरेक्ट जो इंस्पायरेशन, जो नोज और नेजल कैविटी के थ्रू सांस लेने में दिक्कत हो रही है या किसी वजह से कोई इशू है, तो उसके डायरेक्ट यहाँ से ट्रेकिया से उसको बाईपास कर देते हैं एयर को। तो वो एयर की डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट करके एयर जो है लंग्स में फोर्सफुली भेजा जाता है, ठीक है, और एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन मशीन के थ्रू किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रैकिस्टोमी, जो कि ट्रैकिस्टोमी ट्यूब के थ्रू करवाई जाती है, ट्रेकिया में डायरेक्ट कनेक्ट कर दी जाती है, इसको बोलते हैं ट्रैकिस्टोमी। फिर उसके बाद आता है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि आपका जो एयर की जो लाइनिंग है यानी कि एल्वुलाई है ट्रेकिया की, वो उसकी जो लाइनिंग मतलब उसके जो ल्यूमन है वो कम हो जाता है। ल्यूमन कम होने की वजह से उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से ल्यूमन कम हो जाता है, जिसको उस कंडीशन को बोलते हैं अस्थमा। तो इस तरीके से अस्थमा हुआ। ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन हो जाता है इसमें,
सेम ही है, इसमें भी इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। जब इन्फेक्शन होगा ब्रोंकस में तो उसको बोलेंगे ब्रोंकाइटिस, और जब इन्फ्लामेशन होगा तो उसको बोलेंगे अस्थमा ट्रेकिया में। वो है नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स का मतलब है यहाँ पर जो एयर का कोलैप्स, लंग्स में एयर भर जाना, ये एयर जो है लंग्स के अंदर एयर जब भर जाती है तो बोलते हैं नीमोथोरेक्स। एक होता है निमोनिया। निमोनिया मतलब लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसमें फ्लूइड भर जाना, ठीक है, जो एल्वियोलाई थी उस एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाएगा तो उसको बोलेंगे निमोनिया, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई होती है इसके अंदर क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा तो निमोनिया, एयर भर जाएगी लंग्स के अंदर तो नीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स, जैसे एयर भरा था, एयर की जगह पर अगर ब्लड भर जाए ब्लड के अंदर तो उसको बोलते हैं हीमोथोरेक्स। टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ टर्मिनोलॉजी से समझने की कोशिश करो कि हीमोथोरेक्स, थोरेक्स मतलब लंग्स के लिए और हीमो मतलब ब्लड के लिए, यानी कि ब्लड भर जा रहा है। और यहाँ पर जो नीमोथोरेक्स था, यहाँ पर सिर्फ एयर का जो है, थोरेक्स के अंदर हीमो यानी कि एयर का भर जाना। यहाँ पर निमोनिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड का भर जाना लंग्स के अंदर, ठीक है। नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स और हीमोनीमोथोरेक्स, यानी कि एयर भी भर जाए और ब्लड भी भर जाए तो उसको बोलेंगे हीमोनीमोथोरेक्स, ठीक है, दोनों चीजें भर जाए। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जब हमारे जो लंग्स हैं जब वो प्रॉपर लंग्स में जो उनकी जो कैपेसिटी है वो गिर जाती है, यानी कि उनमें दो चीजें होने लगी, एक तो उनमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाए, दूसरा उसके साथ एम्फाइसीमा हो जाए, यानी कि ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों हो जाए। एम्फाइसीमा का मतलब है कि जो एल्वियोलाई है वो डैमेज हो जाए, एल्वियोलाई जब डैमेज हो जाएगी तो उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। और ब्रोंकाइटिस का मतलब है जो ब्रोंकस और ट्रेकिया है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, और उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से, उनमें इन्फेक्शन की वजह से हो या किसी इंजरी की वजह से हो, तो दोनों में अगर एक साथ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बोलते हैं सीओपीडी, जो कि कलेक्टिवली डिसीज रहती है, ठीक है। इसके अपने अपने सिम्टम्स हैं। फिर उसके बाद है तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जो कि ट्यूबर बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डिसीज है। डिप्थीरिया जो है वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज है, जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, इस बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसमें टंग्स में जो है ऐसे व्हाइट पैचेस होने लगते हैं, और जो जहाँ पर ये पीछे की तरफ जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसमें भी व्हाइट पैचेस आने लगते हैं डिप्थीरिया में। इस तरीके से ये डिप्थीरिया का है, ठीक है। नहीं, ये डिप्थीरिया है, और ये जो है तुम्हारा टॉन्सिलाइटिस है, ये टॉन्सिलाइटिस का है और ये आपका डिप्थीरिया है, ठीक है। इसके बाद है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा मतलब इंजीरियस होती है लंग्स के लिए, कभी भी जो है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। लंग्स का कैंसर भी हो सकता है, सीओपीडी हो सकती है, अस्थमा का कारण बन सकता है, और उसका जो कारण होता है बार बार जो स्मोकिंग की जो हैबिट पड़ जाती है उसके पीछे कारण रहता है निकोटीन। निकोटीन क्या है कि हमारी बॉडी में सेडेटिव की तरह काम करता है, यानी कि जब हम निकोटीन लेते हैं तो उसकी हमें एडिक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उसको बार बार लेने का मन करता है, एडिक्टिव रहता है इसमें निकोटीन। तो इसके लिए क्या है कि जो WHO है उन्होंने निकोटीन की टेबलेट जो है रिकमेंडेड रहती हैं कि आप उसकी क्विट करने के लिए, यानी स्मोकिंग ना करें आदमी, लेकिन निकोटीन लेना जरूरी, मतलब निकोटीन लेना जरूरी नहीं, निकोटीन की एक हैबिट पड़ जाती है, एडिक्टिव हो जाता है, तो वो एडिक्शन को भी बना रहे, उसका एडिक्शन जो है खत्म तो नहीं हो रहा, तो खत्म नहीं हो तो निकोटीन की जगह वो सिगरेट पीने की बजाय वो निकोटीन की टेबलेट ले ले, ठीक है, टेबलेट फॉर्म में निकोटीन मिलती है, उससे क्या रहेगा, स्मोकिंग क्विट हो जाएगी। स्मोकिंग करना जरूरी नहीं है, ठीक है, गलत चीज है। और बाकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लंग्स को हेल्दी रखने के लिए, इसके लिए क्या जरूरी है आपको, आप प्राणायाम करो, ठीक है। यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, प्राणायाम करते रहो और अपना लंग्स को ठीक रखो। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि नेक्स्ट क्लास जो है, ठीक है, रहेगी हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, नेक्स्ट स्लाइड मिलेगी, और फिर मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में।